एक बार एक मीटिंग में एक बड़ा बिजनेसमैन, ग्रामवासियों, आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो इसके पीछे बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। मेरे जैसे मेहनत करने वाले को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान भी हूँ, इसलिए इस गांव के आयोजन में समाज सेवा ठीक से करने वाले को मैं एक बम्पर प्राइज दूंगा। कभी ना आप सुने होंगे ना कभी देखे होंगे, ऐसा एक बम्पर प्राइज दूंगा के घोषणा किया। अगले दिन एक घर में पति अखबार पढ़ते वक्त जोर जोर से हंसने लगा तो बीवी आके, क्या हुआ जी, क्यों इतना हंस रहे हैं? कुछ नहीं भगवान, पूरे दिन में पुरुष अगर 2000 शब्द इस्तेमाल करता है तो नारी 6000 शब्द इस्तेमाल करती है। वही पढ़कर हंसी आने लगी। तो बीवी को गुस्सा आया। हाँ सही बात है, तुम पुरुषों को कोई भी बात एक बात में समझ में नहीं आती है ना, 3-3 बार बोलना पड़ता है, इसलिए हमें 6000 शब्द बोलना पड़ता है। ठीक है, वो बिजनेसमैन कोई बम्पर प्राइज देने वाला है ना, वो क्या हो सकता है? पता नहीं जी क्या देगा, लेकिन जो भी देगा कीमती जरूर देगा। ठीक है, एक काम कर, कुछ चॉकलेट्स खरीद कर बच्चों को बांटते हुए 3-4 फोटोज निकाल कर उन्हें अपलोड कर दे। और एक फैमिली में पत्नी सज धज के बाहर जाते हुए पति से, ओ जी मैं जाके आ रही हूँ जी। किधर जा रही हो? सज धज के निकल रही हो? बाहर जाके समाज सेवा करके वो बम्पर प्राइज हासिल करूंगी जी। घर में तो भिखारिन के जैसा नाइटी पहन के इधर उधर टहलती रहती है, बाहर जाना मतलब बाहुबली के तमन्ना के जैसा श्रृंगार करके निकलती हो। तेरा प्लान क्या है? वो बम्पर प्राइज आखिर कैसे हासिल करना चाहती हो? 5 किलो दाल, 10 किलो चावल, 1 लीटर दूध, ऐसे सब कुछ दान में देना चाहती हूँ। वो लिस्ट क्या इतना बड़ा है? बम्पर प्राइज के चक्कर में तू मेरी जायदाद ही बेचना चाहती है क्या? वो सब कुछ नहीं चलेगा। 2 किलो चावल डोनेट करके 3-4 फोटोज अपलोड कर दे, बस हो जाएगा। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर, मेरा जैसा बन। छी, आप और आपकी कंजूसी, उससे अच्छा दान ही ना दूं। वैसे गांव वाले सभी उस बम्पर प्राइज के लिए तरह तरह के इवेंट्स करके तस्वीर निकाले। घर पे आने के बाद उन फोटोज को फेसबुक, ट्विटर में अपलोड भी किए। एक घर में एक पत्नी, ओ जी देखिए मुझे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कह के अपने पति से बोली। और एक घर में पति, देखा भगवान कितने अच्छे कमेंट्स आ रहे। उसी गांव में रघुराम नाम का किसान रहा करता था। उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे उसका जमीन हुआ करता था। एक दिन रघुराम की पत्नी, क्यों जी इतना दूर गर्मी में पैदल जाके खेती करना जरूरी है क्या? दुनिया में निस्वार्थ से अगर कोई राजा काम करता है तो वो है किसान राजा। भूख लगने पे बिना किसान के माँ भी खाना नहीं दे सकती। बीटेक, एमटेक, गोल्ड मेडल चाहे जितना भी ले लो, पर एक किसान बन के रहना वो किस्मत की बात है। उसके लिए पहले से लिखा होना जरूरी है। तो पत्नी का अक्ल ठिकाने पे आके, ये लीजिए जी दोपहर का खाना, हम दोनों साथ में खाएंगे। तुझे क्या जरूरत है मेहनत करने के लिए? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मतलब मैं आपका आधा हिस्सा हूँ, मतलब मैं भी किसान हूँ। आज से मैं भी आपके साथ खेती करूँगी। कह के दोनों साथ मिलके खेती करने लगे। कुछ दिनों के बाद बिजनेसमैन, ग्रामवासियों, आप सबने अपलोड किए फोटोज, वीडियोस सब मैंने देखा, बहुत अच्छा है। कल ही वो बम्पर प्राइज दूंगा। अगले दिन बिजनेसमैन एक कार बम्पर लेकर आया। सब लोग वो कार बम्पर को देखकर आश्चर्य हो गए। एक आदमी ने, क्या साहब ये मजाक, बम्पर प्राइज माने आप कार के बम्पर को एक प्राइज के रूप में लेकर आएंगे? हम कितने मेहनत किए पता है आपको? आपको पता नहीं शायद, उन तस्वीरों से आपको मालूम नहीं पड़ता है। हमें नहीं चाहिए आपका ये कार बम्पर। देखिए, आप में से बहुत लोग बम्पर प्राइज का नाम सुनते ही पब्लिसिटी के लिए या फिर प्राइज मनी के लिए अपलोड किए, और कुछ तो फेसबुक में लाइक्स और टिकटॉक वीडियोस के लिए भी फोटोज निकाले। मेरे हिसाब से सच में और निस्वार्थ में अगर कोई काम किया है तो वो है रघुराम। वो एक किसान है, बिना कुछ आस दिखाए लोगों की भलाई के लिए हर रोज खेती करके फसल को इस गांव से दूसरे गांव रवाना किया। किसान से बढ़कर क्या कोई और समाज सेवक हो सकता है? इसलिए मैं इस कार बम्पर प्राइज को रघुराम को दे रहा हूँ।
सच है साहब, हम में से किसी को भी नहीं चाहिए वो पुराना जंग लगा हुआ बम्पर, उसी को दीजिए। तो बिजनेसमैन वो कार बम्पर रघुराम को दिया। रघुराम की पत्नी खुशी खुशी तालियां बजाई। देखिए, ये कार बम्पर सोने से तैयार किया गया है, इसका मोल 5 करोड़ रुपए। फिर भी ये जो प्राइस है आपके बराबर नहीं है रघुराम साहब। गांव वाले सभी क्या 5 करोड़ के हैं? कह के चक्कर खा के नीचे गिर गए। मिनी फ्लाइट। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारा सुनेगा। इस तरह एक भिखारी एक मिनी फ्लाइट पर बैठकर भीख मांग रहा था। एक दिन एक बस स्टैंड के पास भिखारी दीदी दीदी, कुछ 100 रुपए है तो दो। कहा। वो लड़की, छी, यहाँ तेरी दीदी कौन है रे, चल जा यहाँ से, बोली। भिखारी, इट्स ओके, चला जाऊंगा, पर 100 रुपए तो दे दो दीदी, चाय पीऊंगा। कहा। वो लड़की, आहा, 100 रुपए का चाय पियोगे या पेट्रोल? भिखारी, रोड साइड टी हम पर नहीं जचती दीदी, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड क्वालिटी टी ही पीते हैं, इसलिए आपसे 100 रुपए मांग रहा हूँ दीदी। कहा। वो बातें सुनकर लड़की समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे, और ये ऐसे नहीं छोड़ेगा सोचकर उसे 10 रुपए देकर चली गई। फिर वो भिखारी बगल में खड़े लड़के के पास जाकर, भाई, दीदी ने 10 रुपए दिया है, तुम कम से कम 20 रुपए दे दो भाई। कहा। वो, ये लो 20 रुपए, मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊं ये भगवान से प्रार्थना करना। कहा। भिखारी, क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई? पूछा। वो इंजीनियरिंग। गुरूर से कहा। भिखारी, भाई आओ, आकर बैठ जाओ, मैं भी इंजीनियरिंग ही किया हूँ, कल से दोनों मिलकर भीख मांगेंगे। कहा। वो बातें सुनकर वो लड़का घबरा कर वहां से चले गया। एक बार जब वो भिखारी यूं ही गांव की गलियों में भीख मांग रहा था, तो एक ज्योतिषी के घर के आगे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े नजर आ रहे थे। भिखारी, वाह, बहुत सारे लोग हैं, सोचकर, भीख दे दे माँ, भीख दे दे, भगवान के नाम पर थोड़ा सा भीख दे दो बाबू। यूं एक एक के पास पहुंचते हुए एक बिजनेसमैन के पास आया। भिखारी उस बिजनेसमैन से, श्रीमान, देखने में तो आप बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं, जरा 2000 दान में तो दे दीजिए ना। बिजनेसमैन सोचकर, देखो रे, मैं एक व्यापारी हूँ, इसलिए मैं हर चीज व्यापार के तौर पर ही सोचता हूँ। तो बात यह है कि अगर तुम मुझे कुछ दे पाओ तो ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। भिखारी, अब हमारे पास क्या होगा साहब, ये भिखारी के कटोरे के अलावा? बिजनेसमैन, तो फिर हमारे जैसे लोगों के पास आकर पूछने से पहले एक हैसियत और एक विजन होना चाहिए, समझे? भिखारी, हाँ क्या सर, आप लोगों के सामने आने के लिए एक हैसियत होना चाहिए क्या? ठीक है सर, मैं आज आपको एक जीवन की सच्चाई दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? बिजनेसमैन, मेरी कुंडली में क्या लिखा है जानने के लिए, और साथ ही साथ कुछ बिजनेस डील्स करने से पहले लाभदायक होगा या नहीं जानने के लिए। कहा। भिखारी, सर, आपका ये कोट एक बार दीजिए ना। कहकर उनका कोट लेकर पहना, चश्मा भी पहना। इस तरह वे दोनों ड्रेस एक्सचेंज करके अंदर गए। अंदर ज्योतिषी सूट पहना हुआ भिखारी को देखकर, आहा, ओहो, क्या आभा है, क्या किस्मत है, क्या शान है, वाह। भिखारी के कपड़ों में खड़ा बिजनेसमैन, तुम्हें पूछा ज्योतिषी, रे चप्पल लेकर मारूंगा अगर बीच में डिस्टर्ब किया तो। कहते हुए भिखारी की ओर देखकर, ओहो, आहा, आपकी किस्मत तो चमक रही है जी, आने वाले दिनों में पूरे देश को आदेश देने की किस्मत है आपकी। कहा। भिखारी, हाँ क्या स्वामी? ज्योतिषी, मेरी ज्योतिषी कभी गलती नहीं जाती, ये देखो, इसके जैसे 100 काम वाले तो आप रख ही लेंगे। बिजनेसमैन को गुस्सा आकर, क्या बात कर रहे हो जी, मैं इसके पास काम क्या करूंगा? कहा। रे, लगता है तुमको बहुत जल्दी है, अपनी सीमा में रहो, काम वाले हो, काम वाले जैसे रहो। कहते हुए अपनी छड़ी से उसके सर पर एक दे मारा। भिखारी, कोई बात नहीं स्वामी, उसकी भी कुंडली देख लीजिए। कहा। ज्योतिषी उसका हाथ देखकर यूं हंसते हुए, पूरी दुनिया में मैंने ऐसी कुंडली कभी नहीं देखी रे, तुम तो पैदाइशी बुरी किस्मत वाले हो, बस अपने मालिक की कृपा से तुम जिंदा हो। कहा। ये बातें सुनकर बिजनेसमैन को गुस्सा आया और उस ज्योतिषी को खूब पीटा। बिजनेसमैन,
अरे स्टूपिड फेलो, मैं राजा महेंद्र राज का बेटा हूँ। 100 करोड़ का जायदाद तो मेरे पास मेरे पैदाइशी समय से ही है। मुझे भिखारी बुलाओगे? कहा। बाहर आते ही भिखारी बिजनेसमैन को कोट देकर, सर, अगर पत्थर और ये सब हमारी जिंदगी को बदल सकते थे तो हम इंसानों को कोई आदर नहीं देता। वो बातें सुनकर बिजनेसमैन तो तुम जैसे इतना होशियार आदमी ऐसा भीख क्यों मांग रहा है? पूछा। भिखारी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के वजह से ऐसा हो गया हूँ सर। और तो और मेरे इंजीनियरिंग का डिग्री तक कोई देख नहीं रहा है। इस मिनी फ्लाइट को मैंने ही बनाया है। कहा। वो बातें सुनकर बिजनेसमैन चकित रह गया। तुरंत बिजनेसमैन अपने कोट से एक कार्ड उसे देकर, कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, कहकर चला गया। इस तरह भिखारी को वो नौकरी मिल गई। वो शिकरी नाम का गांव था। उस गांव में फसल अच्छे उगने के बावजूद चारों तरफ कीचड़ का पानी होने के कारण किसान सर पे बोरिया लेके शहर जाके सब्जी भेजा करते थे। उसी गांव में गोपाल राज नाम का व्यक्ति रबर तकिया तैयार करता था। उसने तैयार किए रबर तकिए को सर पे लेके पड़ोस के गांव के रेलवे स्टेशन में जाके, हाँ पिल्लोस भाई पिल्लोस, नरम नरम पिल्लोस, चिल्लाते हुए रबर पिल्लोस बेचा करता था। एक बार गोपाल राज का बेटा, पापा कितने दिन हम ऐसे कीचड़ पानी में जाएंगे, पैर देखिए कितना खराब हो गया है, बारिश के महीने में हमारी हालत तो और खराब हो जाती है। क्या करेंगे बेटा, कल हमारे गांव को कलेक्टर साहब आने वाले हैं, देखते हैं वो क्या कर सकते हैं क्या। अगले दिन कलेक्टर कुछ इंजीनियर्स के साथ वहां पे आके उस कीचड़ पानी को जांचने लगा। तब गांव वाले कलेक्टर से, कलेक्टर साहब हमारे लिए हमारा गांव आने के लिए बहुत धन्यवाद, यहाँ पे कोई पुल बांध के हमारे गांव के लिए उपकार कीजिए, कम से कम कोई नाव का बंदोबस्त तो कीजिए, हम उसका उपयोग करेंगे। देखिए हमारे इंजीनियर सभी जांचने के बाद यहाँ पे पुल बांधना मुमकिन नहीं है बोले, अगर बांधे तो भी वो जल्दी ही गिर जाएगा। आपके कहे मुताबिक अगर कोई नाव बनाए तो कीचड़ के वजह से उसका मोटर खराब हो जाएगा। साहब आप ही ऐसे बोलेंगे तो कैसा होगा, गांव से एक एक परिवार निकलते जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इस गांव में कोई नहीं रहेगा, किधर जाना है समझ नहीं आ रहा है साहब, क्या करना होगा आप ही बताइए। आप लोगों को जल्दी एक उपाय बताऊंगा जी, कह के वो चला गया। एक दिन गोपाल राज समीर कीचड़ में चलते वक्त अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। तुरंत गोपाल राज उसके एयर पिलोस लेके फूका। गोपाल राज बेटे से, समीर तू भी एयर पिलोस में हवा भर। वैसे उन दोनों ने एयर पिलोस हाथ में पकड़ के पानी में बिना डूबे सुरक्षित किनारे पे आए। समीर ने उसके पिता ने दिए आइडिया के बारे में रात भर सोचने लगा। मतलब एयर पिलोस कीचड़ में बिना डुबाए एक आदमी को आराम से जब हवा में लेके आ सकता है, अगर मैं इस रबर से एयर बोट तैयार करूं तो गांव वालों को ठीक होगा। सोच के वो रात भर मेहनत करके एक बड़ा एयर बोट तैयार किया। सुबह गोपाल राज ने अपने बेटे के द्वारा बनाया एयर बोट को देखकर आश्चर्य हो गया। बेटा ये क्या, ये नाव है क्या? वैसा ही लग रहा है। आपके ही आइडिया है पिताजी, इसे एयरबोट बोलते हैं। इसके पीछे अगर हम बड़ा फैन अटैच किए, हम आज से एयरबोट से कीचड़ पानी से आराम से पार कर सकते हैं। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, पर वो फैन कैसे तैयार करेंगे? उसके लिए मेरे पास एक उपाय है डैडी, कह के तुरंत कलेक्टर के पास जाके अपने एयरबोट के बारे में विवरण दिया। कलेक्टर तुरंत अपने इंजीनियर की मदद से एयरबोट के पीछे फैन अटैच कर दिया। तब वो एयरबोट उस कीचड़ पानी को बड़ी आसानी से पार कर दिया। कीचड़ पानी के ऊपर आसानी से उड़ने लगे। वो देखकर कलेक्टर साहब, वेल डन माय बॉय, वेल डन, बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हारे गांव की समस्या बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। वैसे सभी तालियां बजाने लगे।